अथर्व से अपनी डिमांड मनवाकर आयत वापस जा चुकी थी। अथर्व वापस अपने ऑफिस में आया तब तक स्नेहा भी वहां से जा चुकी थी। उसके केबिन में सिर्फ बेदाक्षी मौजूद थी। उसने बेदू को आंखें तरीर कर देखा और बोला, तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चलने लग गई है आजकल। बेदाक्षी जो एक फाइल में बिजी थी, उसने सर उठाकर अपने चाचू को देखा और दांत दिखाते हुए बोली, गुस्सा मत करना चाचू, वरना चाची को और ज़्यादा भड़काऊंगी। फिर देखना आप। अथर्व उसे घूरने लगा और बोला, चैन नहीं है ना तेरे दिल को? क्यों मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ना चाहती है? जानती है ना वह कैसी है? बेदाक्षी ने दांत दिखाते हुए कहा, आपको लेकर हद से ज्यादा पजेसिव है, इसलिए आप ऐसी हरकतें मत किया करो। वह स्नेहा आंटी क्या कर रही थी आपके पास? अथर्व को अजीब लगा। आयु ने स्नेहा को आंटी कहा, वह समझ में आ रहा था कि उसने गुस्से में कहा था, लेकिन बेदाक्षी का उसे आंटी कहना उसे कुछ और अजीब लग रहा था। कि तभी बेदू ने उसके डाउट को क्लियर करते हुए कहा, अब जब चाची उन्हें आंटी कह रही थी तो मेरी तो वह डबल आंटी हुई ना। अथर्व ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, सारे के सारे गुड़ लिए हैं तूने आयु से। ऑफ कोर्स चाचू, चाची क्राइम पार्टनर रही है मेरी, बेदाक्षी ने बड़े ही प्राउडली बताया। अथर्व बस गर्दन हिलाकर रह गया। वह क्या ही कहता इस लड़की से। एक तो दिक्कत यह भी थी कि वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और दूसरा बेदाक्षी के सामने कोई भी उसे कहाँ ही डांट पाता था। सबकी लाडली जो थी वो। इधर मान ऑफिस में था और कॉन्फ्रेंस रूम में हर कोई मौजूद था। यहाँ तक कि रुद्रा और उसकी टीम भी इस बार यहाँ मौजूद थी। मान और निर्णय की कंपनी की सबसे बड़ी राइवल रुद्रिका की कंपनी ही थी। यहाँ तक कि दोनों कंपनियों की राइवलरी पूरे शहर में फेमस थी। कंपनी में किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस कंपनी का सेकंड बॉस उस कंपनी की लेडी बॉस का हस्बैंड है। उन सबको तो यही लगता था कि जब भी रुद्र और निर्णय का आमना सामना हुआ था, कुछ ना कुछ हॉट गॉसिप जरूर होती थी। दोनों के थॉट्स कहीं पर मैच नहीं करते थे, और ये बिजनेस के मामले में उन सब ने अक्सर देखा था। निर्णय के असिस्टेंट ने खड़े होते हुए प्रोजेक्टर ऑन किया और सबको प्रोजेक्ट समझाने लगा। सब बड़े ध्यान से स्क्रीन को देख रहे थे। रुद्रिका का ध्यान पूरी तरह मीटिंग पर था। बीच बीच में निर्णय का ध्यान जरूर अपनी पत्नी पर जा रहा था, लेकिन वो भी समझ रहा था कि इस वक्त वह उसकी पत्नी कम और वहां पर एक बिजनेस वूमन ज़्यादा थी, वह भी उसकी राइवल कंपनी की हेड। असिस्टेंट ने अपनी बात कंप्लीट की। तभी रुद्रिका बोली, पर इसमें बेनिफिट्स क्या है? इसमें मुझे बेनिफिट्स से ज़्यादा लूप होल नज़र आ रहे हैं। मैं अब भी इस प्रोजेक्टर के खिलाफ हूँ। उसकी बात सुनकर निर्णय के माथे पर बल पड़ गए, जबकि मान बड़े आराम से रुद्रिका की बात सुन रहा था। उसे पता था रुद्रिका जब भी बिजनेस के मामले में कोई बात करती थी तो उसमें 100% कोई ना कोई पॉइंट निकल कर आता था, लेकिन निर्णय से कहाँ बर्दाश्त होता है। उसने तुरंत कहा, अगर ध्यान से सुनोगी और देखोगी तो बहुत से बेनिफिट्स हैं, बस समझने की देर है। रुद्रिका ने उसे देखा और फिर बोली, मिस्टर निर्णय राजावत, मैंने सब कुछ ध्यान से देखा है और समझा है, उसके बाद ही कुछ कहा है। ओ प्लीज, आपका हर बार का है। हर प्रोजेक्टर में आपको कमियां नजर आती हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट में कोई कमी है। निर्णय ने भी बड़े ही सीरियस अंदाज में कहा था। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को घूर रहे थे। मान अपना सिर पकड़ चुका था। वह जानता था ये दोनों कितना ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन जब बात बिजनेस की आती थी और दोनों जब बिजनेस फील्ड में आमने सामने होते थे तो ऐसा होना ही था। रुद्रिका ने निर्णय को देखते हुए कहा, गौर से देखिए मिस्टर राजावत, हुप होल्स नजर आएंगे। सबसे बड़ा हुप होल यही है कि आपने जिस मॉडल को इस एग्रीमेंट के लिए और इस ऐड के लिए साइन किया है, वह मॉडल इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल ही नहीं है। और दूसरी बात, चलिए मॉडल को साइड में रख देते हैं, लेकिन जिस टेक्सटाइल कंपनी और जिस डिजाइनर से अपने ड्रेस बनवाए हैं और वह उस प्रोडक्ट से मैच नहीं हो रहे हैं। निर्णय उसे घूरने लगा तो रुद्रिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लड़की हूँ, इन सारी चीज़ों का आपसे ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ। बाकी इस प्रोजेक्ट में और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको सुधारा जा सकता है। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, हर बार की आदत बना रखी है ना, बिना कोई कमी निकाले खाना हजम नहीं होता। रुद्रिका उसकी बात सुनकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर शख्स जानता था कि उन दोनों का यह हर बार का होता था। उन्हें इस राइवलरी की आदत हो चुकी थी।
मान ने गहरी सांस भरते हुए उन दोनों को देखा और कहा, बस बहुत हुआ। जो मिस शेखावत ने कहा है उस पर काम स्टार्ट करो। निर्णय ने मान को घूरते हुए कहा, तू भी। मान ने बड़े आराम से कहा, जहाँ गलती हो वहाँ मान लेनी चाहिए। उसकी बात पर निर्णय खामोश हो गया। खैर, सब कुछ फाइनल होने के बाद रुद्रा उठी और वहां से निकल गई। मान ने तिरछी नजरों से निर्णय को देखा, जो कुछ पल वहीं बैठा रहा और फिर उठकर बाहर निकल गया। और यह देखकर मान के होठों पर मुस्कान आ गई। निर्णय रुद्रिका के पीछे आया था। उसने अचानक ही कॉरिडोर में आकर रुद्रिका को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसे लेकर एक कोने में चला गया। रुद्रिका हैरान सी उसे देख रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, निर्णय ने अपने होठ रुद्रा के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रुद्रिका सच में हैरान थी। निर्णय की अचानक की गई यह हरकत उसे समझ नहीं आई थी। वह हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देख रही थी, जबकि निर्णय आंखें बंद किए बड़े प्यार से उसे झूम रहा था। थोड़ी देर बाद जब निर्णय उससे अलग हुआ तो निर्णय ने अपना माथा उसके माथे से लगाकर धीरे से कहा, सॉरी। रुद्रिका के होठों पर मुस्कान आ गई। अब तो उसे निर्णय की इस सॉरी की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि जब भी उन दोनों में बिजनेस को लेकर कोई भी तू मैं होती थी तो निर्णय उसे हमेशा सॉरी बोलता था। रुद्रिका ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी नाक खींचते हुए कहा, इट्स ओके। बस याद रखना यह हमेशा यहीं तक रहे। वहाँ पर हम राइवल्स हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं और ये रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्णय ने मुस्कुराकर पलकें झपकाईं और उसका माथा चूम लिया। रुद्रिका के होठों की मुस्कान गहरी हो गई। शाम को मान और निर्णय घर लौटे। रुद्रिका कुछ देर पहले ही आई थी। बेदाक्षी मान के साथ थी। मान का यह रूटीन बन चुका था कि उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी ही थी। बेदू के चेहरे पर आज अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जो मान समझ नहीं पा रहा था कि वो किस वजह से थी। उसने 2-3 बार पूछा भी, लेकिन बेदाक्षी ने कहा कि बाद में बताएगी। जैसे वो लोग घर पहुंचे, बेदू जल्दी से अंदर भाग गई और उसकी नज़र जैसे ही अपनी बहन पर गई, वह दौड़कर उसके पास गई। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ? इस तरह से आ रही है, मतलब जरूर कुछ कांड किया है। अब भला रुद्रिका से कहाँ कुछ बात छिपनी थी। वैसे भी वह बेदू की रग रग से वाकिफ थी। उसे अच्छे से पता था कि उसके कौन से एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। वेदाक्षी ने दांत दिखाए और उसके पास बैठते हुए बोली, बहुत बड़ा वाला, और बड़ा मजा आया मुझे, लेकिन मुझसे ज़्यादा कांड तो चाची करके गई हैं। माँ ने जब उसकी बात सुनी तो वहीं रुक गया। उसे भी जानना था कि आखिर उसकी बीवी क्या करके आई है। वेदाक्षी ने रुद्रिका को आज ऑफिस में जो कुछ हुआ सब बताना शुरू किया। रुद्रा हैरान सी उसे देख रही थी। उसने हैरानी से कहा, तेरा दिमाग खराब है? तू जानती है ना आयु चाचू को लेकर कितनी ज़्यादा पजेसिव है, और तू उन्हें और ज़्यादा भड़काने का काम करके आई है। बेदू ने मुंह बनाया और बोली, मुझे तो बस मज़े लेने थे, वह मैंने ले लिए। और वैसे भी चाचू और चाची का पैच अप हो चुका है। आपको भी पता है ना, वह दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। रुद्रिका ने उसे देखा और उसके सिर पर हल्के से चपत लगाते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। यह तो शुक्र मना कि उन दोनों के बीच में इतना ट्रस्ट है, इसलिए उन दोनों का पैचअप हो गया। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं होता तो बात बिगड़ सकती थी, समझी? बेदू ने मुंह बनाया और बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अब डांटो मत, आगे से ध्यान रखूंगी। रुद्रिका उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। माँ ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, कसम से मुझे सच में ये लगने लगा है कि मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। कहाँ से ये मुझे बीवी वाली फीलिंग देती है। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी बच्चे को पाल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्रिका उसे अजीब तरह से देखने लगी। मान का मुंह देखकर उसे हंसी आ गई। मान ने उसे घूर कर देखा तो रुद्रा ने तुरंत अपनी हंसी दबा ली। वहीं बेदाक्षी मान को घूर रही थी। मान ने उसे देखा और बोला, घूरना बंद करो और चलकर फ्रेश हो जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। वह दोनों अपने कमरे में चले आए। फ्रेश होकर सब लोग साथ में डिनर के लिए बैठे। सबने आराम से बातचीत करते हुए डिनर किया और उसके बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। वेदाक्षी कमरे में आई तो मान लैपटॉप में लगा हुआ था। उसने मान को देखते हुए कहा, तुम अब भी काम कर रहे हो मान? मान ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस लैपटॉप में नज़र गड़ाते हुए बोला, हाँ, एक्चुअली यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और आज रुद्रिका के साथ मीटिंग थी। उसने कुछ चेंजेस बताए हैं, इसलिए उसमें लगा हुआ हूँ। वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, वैसे खड़ूस मान, दी की बिजनेस स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है ना? मान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत ज़्यादा।
वह काफ़ी बार काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देती है और तुम्हें पता है निर्णय और उसकी हर बार बहस हो जाती है। बेदाक्षी ने उसे अजीब तरह से देखा और बोली, पर दी और जीजू तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, भला मैं क्यों झगड़ेंगे। मान ने उसे देखा और फिर बोला, तुम्हें पता नहीं है उन दोनों का, ये हमारे लव बर्ड्स जब बिजनेस फील्ड में होते हैं तो एक दूसरे के कट्टर राइवल हैं। अगर तुम इन दोनों को देख लोगी तो तुम्हें भी ये लगेगा कि ये दोनों वो रुद्रिका और निर्णय हैं ही नहीं जो घर पर रहते हैं, जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर बेदू सच में हैरान थी। मान काम करते करते उसे सारी बातें बता रहा था। उन दोनों के दिन का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। दोनों ऑफिस में जो कुछ भी करते एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने लगे थे। उनका रिश्ता अब जाकर कुछ आगे बढ़ना शुरू हुआ था और वह दोनों काफ़ी एफर्ट्स भी लगा रहे थे। खैर मान ने थोड़ी देर बाद अपना लैपटॉप साइड किया, लेकिन तब तक बेदाक्षी उसके कंधे पर अपना सर रखे सो चुकी थी। मान ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और बेदाक्षी को ठीक से लेटाकर उसकी बगल में लेट गया। बेदाक्षी ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो कच्ची नींद में थी और उसे अपने पास देखकर उसके करीब खिसक गई और उसे लिपटकर फिर से सो गई। मान उसकी हरकत पर हल्के से हंस दिया। उसकी आदतों का उसे अच्छे से पता था और उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद मान भी नींद के आगोश में जा चुका था। अगली सुबह शेखावत मेंशन में अथर्व की चिल्ला चिल्लाकर आयु को बुला रहा था। नित्या ने हैरानी से तनिष्ठा को देखते हुए कहा, भाभी, अब आयु भाभी ने क्या कांड कर दिया है? भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तनिष्ठा ने उसे देखते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। खैर पता लग जाएगा। ये दोनों शांति से कुछ काम कहाँ करते हैं। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि अथर्व जैसा शांत इंसान आयु की वजह से कितना चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है कभी कभी। नित्या ने उसे देखकर कहा, अब हरकतें ही ऐसी होती हैं तो कोई भी गुस्सा करेगा ना। तनिष्ठा ने नित्या के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तुम कौन सा कम हो? नित्या ने दांत दिखा दिए। इधर आयु कमरे में आई और अथर्व को देखकर बोली, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अथर्व ने उसे घूरते हुए अपनी शर्ट उसके सामने करते हुए कहा, यह क्या किया तुमने? आयु ने उस शर्ट को देखा। उसमें पूरी प्रेस की शेप में होल हो चुका था। वो शर्ट जल चुकी थी। आयु ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा, ओह नो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह तो मैं भूल ही गई थी। मैं तुम्हारा टिफिन पैक करने चली गई थी और ये गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने इतनी मासूम शक्ल बनाकर कहा कि बेचारा अथर्व उसे कुछ कह ही नहीं पाया। उसने उसे देखकर कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे दूसरी शर्ट दे दो, लेट हो रहा है। आयु ने जल्दी से उसे दूसरी शर्ट लाकर दी। अथर्व जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। आयु भी सबके पास नीचे चली आई थी। थोड़ी देर बाद वह भी नित्या के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। इधर मान भी अपने ऑफिस आ चुका था और वो कुछ काम में उलझा हुआ था। गौरव वहीं उसके पास खड़ा था, पर उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कसमकस में है। गौरव ने मन ही मन कहा, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि इस आदमी ने मुझे उधार में किसी और को दे दिया। सच में किसी का बॉस ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उतना बुरा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मान उसे कब से आवाज़ लगा रहा था, पर उसे तो ख्याल तक नहीं था कि वह कहाँ था। उसके कानों में तो जैसे मान की आवाज़ पड़ ही नहीं रही थी। मान ने कुछ तेज आवाज़ में कहा, गौरव। गौरव की तंद्रा टूटी और उसने बेख्याली में कहा, हाँ, यस सर। तुम यहाँ रहकर कहाँ खोए हुए हो? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ और तुम कहाँ खोए हुए हो तब से? मान ने अपनी एक भौहें उचकाकर कहा। तो गौरव झेप गया। अब वो क्या ही बताता कि मन ही मन कोस रहा था उसे। उसने कुछ कहना ही चाहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। मान और गौरव दोनों एक साथ गौरव के फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन देखते ही गौरव का चेहरा फीका पड़ गया। बेचारे के चेहरे पर पहले ही नूर नहीं था और जो कुछ था वो भी उड़ गया। उसने गहरी सांस छोड़ी और फिर मान की तरफ देखा, जो उसे अपनी भौहें चढ़ाकर सवालिया नजरों से देख रहा था। उसके इस तरह देखने से गौरव चिढ़ गया। एक तो उस आदमी ने खुद उसे नित्या को उधार दे दिया था और अब ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसका और नित्या का कुछ चल रहा हो। उसने भी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, क्या, भूलिए मत कि आपने ही मुझे उसे रेंट पर दे रखा है और ये पागल लड़की मुझे पागल कर रही है अब। उसके चेहरे पर चिढ़न के भाव साफ दिख रहे थे। माँ ने उसकी बात पर अपने आप को बचाव में
पीछे करते हुए कहा, ओके ओके यू कैन गो। गौरव ने अपने होंठ बेबसी से चबाए और वहां से चला गया। ऑफिस से बाहर आकर जैसे उसने कॉल उठाना चाहा, कॉल कट हो गया। गौरव ने आसपास देखा और उसका दिल कर रहा था कि अपना सिर किसी दीवार पर दे मारे। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। उसने देखा और झट से इस बार फ़ोन उठा लिया और तुरंत ही नित्या ने दूसरी तरफ से कहा, कहाँ थे तुम? पहली बार में कॉल क्यों नहीं उठाया? मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैंने मान से शिकायत। वह कह ही रही थी कि गौरव ने उसकी बात को काट कर कहा, अरे चुप कर जाओ मेरी माता। हाँ, नित्या की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। तो गौरव ने झट से कहा, आई मीन सांस ले लीजिए मेरी मैडम और मेरी भी बात सुन लीजिए एक बार। तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो? ओके डू इट। नित्या ने बड़ी आराम से कहा। जैसे ही गौरव ने उसकी बात सुनी और गौरव के जुबान पर जो बात कब से बैठी हुई थी वो एकदम से जैसे ख़त्म हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहे क्या। नित्या ने फिर कहा, कहो भी अब, क्या कह रहे थे? गौरव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, पर मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करूं कुछ भी? हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बस आपका सर्वेंट हूँ। गौरव ने कहा। तो ये नित्या को एक सवाल जैसा लगा। कुछ देर के लिए दोनों के बीच एक अनबनी सी चुप्पी छा गई और फिर नित्या ने कुछ कहना ही चाहा था कि उसे दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। गौरव। आवाज़ काफ़ी मीठी और प्यारी थी। नित्या ने वो आवाज़ सुनकर अपने शब्दों को वापस निगल लिया और कॉल पर खामोशी से बनी रही। गौरव ने भी उस ओर देखा और कहा, सना। वो लड़की सना तब तक उसके पास आ गई थी। उसने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं दोबारा तुमसे फिर नहीं मिल पाऊंगी, पर देखो सच में दुनिया बहुत छोटी है। थैंक गॉड कि मैं तुमसे दोबारा मिल गई। सना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? गौरव ने उसे देखते हुए कहा। सना ने उसे देखते हुए कहा, आहा, मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी और तुम मिल गए देखो। बाय द वे, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन बी टॉक आउटसाइड ऑफ योर वर्क प्लेस? सना ने कहा। तो गौरव को भी जैसे होश आया और उसने आसपास देखते हुए कहा, हाँ श्योर, वाई नॉट, लेट्स गो टू द कैंटीन। हमारे यहाँ की कॉफ़ी भी बुरी नहीं है। गौरव ने भी हंसते हुए माहौल को हल्का करते हुए कहा। तो सना भी हंस पड़ी और उसने कहा, वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ तो चलें, गौरव ने कहा। बिल्कुल, सना ने कहा और दोनों साथ चल दिए। भाई फ़ोन की दूसरी तरफ नित्या का यह सब सुनकर खून खौल रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, सारे लड़के एक से होते हैं, मौका मिलना चाहिए बस। हर जगह शुरू। यह भी एक नंबर का फ्लर्टी निकला। भाई ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि उसे अपनी फ़ोन से आवाज़ आई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रोनी सूरत बनाकर गुस्से से कहा, हाउ डियर ही, मिस्टर गौरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा फ़ोन काट दिया, वो भी किसी चुड़ैल के लिए? हाँ, इस लड़के को कुछ समझ क्यों नहीं आता? भले ही नित्या की आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, पर उसके रोने की आवाज़ बहुत तेज थी। उसका पूरा चेहरा रोने जैसा हो गया था और अगले ही पल वह अपने नाखून चबाती हुई बोली, क्या गौरव उसे पसंद करता है? इंटरेस्टेड तो दोनों ही लग रहे हैं, पर फिर मेरा क्या होगा? अरे नहीं, पर अगर उसने उसे डेट करना चाहा तो मेरा क्या होगा? क्या मेरे नसीब में मेरा पसंदीदा मर्द नहीं लिखा है? हाँ, हाँ भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर मैंने तो अभी उसे कुछ कहा भी नहीं। क्या मेरा प्यार एक तरफा रह जाएगा? फिर मेरा क्या होगा? वो दोनों कॉफ़ी की बात कर रहे थे, कहीं दोनों। हाँ हाँ, मेरा क्या होगा अब? कहती हुई नित्या दम से काउच पर बैठ गई, पर अगले ही पल उसे जैसे कुछ सूझा हो और उसने कहा, इतनी आसानी से तो मैं किसी को अपना माल हथियाने ना देने वाली। कि सना की बच्ची को तो ऐसा चलता करूंगी कि गौरव के आसपास भी नजर नहीं आएगी। ये कहते ही वह केबिन से बाहर निकल गई और उसने खुद से ही कहा, तो डियर सर्वेंट, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सर्व करने का सही ढंग क्या होता है। नित्या अपनी कार में बैठकर निकल गई। वहीं इस सबसे बेखबर गौरव सना के साथ अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। उस बेचारे को तो भनक भी नहीं थी कि कुछ देर में वहाँ क्या भूचाल आने वाला था। गौरव और सना ऑफिस के कैंटीन में कॉफ़ी के लिए बैठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहाँ ही सोचा था कि एक बुलडोजर अभी उनकी खुशी भरे आशियाने पर चलने वाला था।
वहीं ऑफिस के बाहर नित्या की कार आकर रुकी और उसने खुद को शीशे में देखकर तसल्ली की। पर फिर उसने कहा, उसकी आवाज़ तो मीठी थी। हाँ, आई हेट इट। पर वो थी। क्या वो मुझसे भी सुंदर होगी? उसने अपने चेहरे को छूते हुए कहा। फिर अगले ही पल जीभ निकाल कर बोली, मुझसे ज़्यादा सुंदर तो नहीं होगी पक्का? कहकर वह कार के बाहर निकली और सीधा बिल्डिंग में घुस गई। वह सीधा कैंटीन में गई और उसने हर तरफ नजरें दौड़ाई। तुरंत ही उसे किनारे की एक टेबल पर गौरव बैठा दिख गया। उसने गुस्से से नाक सिकोड़ ली और फिर उसकी नज़र उसकी बगल में बैठी लड़की पर गई और उसका चेहरा एकदम से लटक गया। उसका चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो चुका था। नित्या ने देखा गौरव के सामने बैठी लड़की उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और गौरव के भी चेहरे पर मुस्कान थी। नित्या ने देखा सना सच में दिखने में भी बहुत प्यारी थी। पतले होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, गोल प्यारा सा चेहरा और मासूम सी मुस्कान। उसने नाक सिकोड़ ली और बोली, मेरे आसपास रहता है तो ऐसे सड़ जाता है जैसे दुनिया जान की करेली मुझ अकेली में ही बसी हो। हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान जी? आखिर मैंने किया ही क्या है? बस एक लड़का ही तो पसंद आया था, उसमें भी आपने सौतन को डाल दिया। अब मेरा क्या होगा? उसने रोनी सी आवाज में कहा। हालांकि उसकी आंखों से आंसू एक भी नहीं आ रहे थे, पर नित्या तो नित्या थी। उसने अपना फोन निकाला और गौरव को कॉल लगा दी। घंटी बजी और उसने सामने बैठे गौरव की तरफ देखा, जो सना से कुछ बात कर रहा था, पर फोन की घंटी ने खलल डाल दिया था। गौरव ने फोन देखा और काट कर साइलेंट पर डाल दिया। सना ने कहा, उठा लो, किसका फोन है? क्या पता कुछ अर्जेंट हो? गौरव ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, वो बस रॉन्ग नंबर से कॉल आ रहा था। आजकल फ्रॉड कॉल कितने बढ़ गए हैं, तुम तो जानती ही हो। सन्ना ने हाँ में सर हिला दिया। भाई नित्या ने जब ये देखा तो वह बिल्कुल पागल ही हो गई थी। उसने खुद को इकट्ठा करके कहा, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरा फोन काट दिया। इसे तो मैं। उसने दोबारा कॉल लगाई और गौरव की टेबल की तरफ बढ़ गई। गौरव बस दोबारा से कॉल काटने ही वाला था कि किसी ने उनकी टेबल पर हाथ रखा और गौरव ने जब सर उठाकर देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें नित्या की आंखों से मिली, जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। गौरव ने हैरानी के साथ कहा, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती हूँ क्या? नित्या ने आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा। तो गौरव ने सिलाइवा निगलते हुए कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वो वह कह ही रहा था कि सना ने बीच में कहा, ये कौन है गौरव? उसके मुंह से गौरव सुनना ही था कि नित्या का तो जैसे आधा खून जल गया। नित्या की आंखें ऐसी थीं मानो उनमें से अभी आग निकलने लगेगी और सना भस्म हो जाएगी। उसने तुरंत कहा, हु आर यू? सना ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरा नाम सना है और मैं गौरव की दोस्त हूँ। सना ने अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। पर नित्या पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए तो उसकी मुस्कान जहरीली थी, जो कह रही थी कि बस तुम देखती रहो, गौरव को तो मैं तुम्हारे नाक के नीचे से यूं ले जाऊंगी। नित्या ने आंखें तरेर कर उसे देखा और कहा, मैं नित्या हूँ, तुम्हारे दोस्त, यानी गौरव की बॉस। नित्या की आवाज में अथॉरिटी थी और सना ने बस हल्के से कहा, ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, माई बैड। गुड। नित्या ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए ही कहा। भाई गौरव ने सना को टोकते हुए कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया सना, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। गौरव ने कहा तो नित्या ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और फिर दांत पीसती हुई बोली, सही कहा, सॉरी उसे नहीं, तुम्हें बोलने की जरूरत है। गौरव ने नित्या की बात पर उसकी तरफ देखा और कहा, सॉरी? व्हाट? मैं क्यों? मैंने तुम्हें काम से फोन किया था और तुमने मेरी कॉल काट दी। डोंट यू थिंक दैट वाज सच एन इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर टुवार्ड्स योर बॉस? नित्या ने उसकी बात को काटते हुए कहा, और इसलिए आप यहाँ आ गई? क्यों? गौरव ने कहा। उसकी बात पर नित्या का चेहरा लाल पड़ गया। उसने आंखें चुराते हुए कहा, नहीं, मुझे मान से कुछ काम था और फिर मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें देखा और बिना किसी काम के परेशान करने के लिए कॉल लगा दिया। बाय द वे, मान सर के ऑफिस में जाने वाला रास्ता लेफ्ट डोर से है, अगर आपको याद ना हो तो। गौरव ने उसका झूठ पकड़ लिया था और उसे चिढ़ हो रही थी। एक्सक्यूज मी, आई एम द बॉस एंड आई एम नॉट बाउंड टू आंसर योर क्वेश्चंस। आई होप यू नो इट वेल एंड रैप अप फ्रॉम हियर, वी नीड टू गो। नित्या ने ऑर्डर देते हुए कहा तो गौरव ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली।
ये लड़की उसके सहन शक्ति से परे थी। ऑफ कोर्स उसने सिर हिलाया और सना को देखा। उसने उसे अपोलोजेस्टिक स्माइल के साथ विदा किया और कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सम वर्क कैन अप, वी कैन मीट ऑन वीकेंड्स एंड गिव मी योर नंबर, आई विल कॉल यू। गौरव ने कहा। सना ने अपनी वही प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, इट्स टोटली फाइन, ये टेक इट। फिर उसने गौरव को नंबर दिया और उसे हक कर बाय कर ही रही थी कि नित्या की चिड़ी हुई आवाज आई, वी आर गेटिंग लेट। गौरव ने एक गहरी सांस ली और सना ने स्माइल के साथ कहा, सी यू सून, आई शुड गो नाउ। गौरव से पहले नित्या ने कहा, यस, और सना चली गई। सना के जाते ही गौरव ने नित्या को घूरते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नित्या ने नासमझी से कहा, मेरी प्रॉब्लम? हाँ, तुम बीच में क्यों आई? गौरव ने उसे कहा तो नित्या ने उसे देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कॉल पर बात कर रही थी और वो बीच में आई और तुमने मेरी कॉल काट दी। सीरियसली? नित्या ने बच्चों की तरह कहा तो गौरव ने सिर हिलाया और कहा, सीरियसली? आई डोंट नो, तुम में अभी इतना बचपना कैसे है? गौरव की बात पर नित्या के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसने हल्के से कहा, यह तुम्हें बचपना लगता है? और क्या, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारी कॉल काट दी तुम यहाँ चली आई? आई मीन ग्रो अप यार, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी सी मैच्योर हो जाओगी तो तुम्हारी फेयरनेस डल नहीं हो जाएगी। गौरव की बात से नित्या को काफी हर्ट हुआ था, पर उसने अपनी उदासी छुपाते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें जानना है ना मेरी प्रॉब्लम? डू यू रियली वाना नो? देन लिसन, तुम हो मेरी प्रॉब्लम, बट यू नो दैट आई एम नॉट गोना स्टेज इन एनी मोर, यू कैन गो नाउ। व्हाट? गौरव ने हैरानी से कहा, और कहाँ जाऊं मैं? जहां मर्जी जाओ, और उस सना के पीछे जाओ या डूब कर मर जाओ, भाड़ में जाओ, हटो यहाँ से, कहकर नित्या वहां से चली गई। गौरव कुछ देर हैरानी से खड़ा रहा और फिर उसने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। वजह तो उसे भी नहीं पता थी, पर उसे बस इतना समझ आया कि नित्या उससे गुस्सा है और अब उसे उसको मनाना होगा। जब तक वह बाहर आया तो नित्या अपनी कार लेकर निकल चुकी थी। वह दौड़ते हुए बाहर आया था, इस वजह से बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने अपने घुटनों पर हाथ रखा और फिर कुछ देर सांस लेने के बाद वह भी कार में बैठकर चला गया। उसे पता तो नहीं था कि नित्या किस तरफ गई होगी, पर उसे पता था कि नित्या जब गुस्सा या उदास होती है तो कहाँ जाती है, क्योंकि उसने एक दो बार पहले भी इन दिनों नित्या को जाते देखा था। कुछ ही देर में वह एक पार्क के बाहर था। उसने कार से निकलकर पार्क में जाते हुए हर ओर अपनी नजर दौड़ाई, पर जब उसे कहीं भी नित्या नहीं दिखी तो वह उदास हो गया। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसे खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बस मुड़कर वापस जाने ही वाला था कि उसकी नजर बाईं तरफ अंदर एक पत्थर की बेंच पर गई और उसके होठों पर एकदम से मुस्कान आ गई। वह उस पत्थर की बेंच की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर वह खड़ा हुआ तो भी नित्या ने उसे सर उठाकर नहीं देखा। गौरव उसकी बगल में खाली बेंच पर बैठ गया और उसने हल्के से कहा, आई एम सॉरी। नित्या ने उसे देखे बिना कहा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं तो बच्ची हूँ ना। तुम जाओ अपनी उस सना के पास, मैच्योर ब्यूटीफुल सना। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गौरव ने शांत आवाज में कहा। तो नित्या ने कहा, तुम सच में सॉरी हो? बहुत ज्यादा, गौरव ने पूरी सच्चाई से कहा। तो नित्या ने कहा, फिर तुम्हें यह सॉरी अर्न करनी पड़ेगी। गौरव ने बिना सोचे समझे एकदम से कहा, जो तुम कहोगी करूँगा। पक्का? नित्या ने मासूमियत से पूछा। प्रॉमिस, गौरव ने कहा। और अचानक ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा, और अब उसे लग रहा था कि वह बहुत बुरी तरह पछताने वाला है। इधर वेदाक्षी अथर्व के साथ ऑफिस में थी और एक केस की फाइल रीड कर रही थी। यह एक मर्डर केस था। वेदाक्षी ने उस फाइल को रीड करते हुए अथर्व की तरफ देखा और फिर बोली, चाचू, यह सस्पेक्ट कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे गड़बड़ घोटाला लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जिस इंसान का केस लिया है वही इसमें मुजरिम है। अथर्व ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, देखो वेदू, हमारा पेशा ही ऐसा है कि हमें दोनों तरफ के पक्षों से डील करनी होती है। सही और गलत का फैसला अदालत का होता है और हार जीत हर केस में लगी रहती है। मैं यह नहीं कहता कि मैं हर एक केस जीत सकता हूँ। मेरे पास केस इस बुनियाद पर आते हैं क्योंकि मैंने अब तक जितने केस लड़े हैं उनमें से 90% मैंने जीते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं हर केस जीत जाऊं। और दूसरी बात, अगर हमारे पास किसी मुजरिम का केस भी आ रहा है तो हमारे पैसे के अकॉर्डिंग हमारा यही धर्म है कि हम उसे बचाएं।
हाँ, अगर तुम्हारा ज़मीर गवाही नहीं देता तो तुरंत मना कर दो। बात खत्म। बेदू ने उसे देखा और फिर बोली, फिर आपने ये केस क्यों लिया? मुझे तो यही लग रहा है कि जो शख्स हमारे पास ये केस लेकर आया है वह खुद मुजरिम है। अथर्व ने गहरी सांस भरी और मुस्कुराकर बोला, बेटा अभी तेरी स्टार्टिंग है, तुझे लोगों की परख करना नहीं आता। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं, इसलिए मैंने यह केस लिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया जाता। कुछ काम एक्सपीरियंस और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के लिए भी किए जाते हैं। समझी? बेदू ने अपना माथा खुजाते हुए कहा, आप और आपकी कॉम्प्लिकेटेड बातें ये मेरी समझ से परे हैं। इससे अच्छा तो मेरा खड़ूस मान है, जो मुझे इजी वे में सब कुछ समझा तो देता है। अथर्व ने उसे घूर कर देखा और बोला, बेटा मैंने कौन सा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात कर दी जो तेरी समझ में ना आई हो? ज़्यादा नाटक किया ना तो देखियो तू। चुपचाप से केस स्टडी करो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके नोट्स बना। बेदू का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लग चुकी थी। अथर्व उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा दिया। लंच टाइम हुआ और बेदाक्षी छुट्टी मारकर ऑफिस से निकल गई। उसने अथर्व को बस यह कहा कि वह घर जा रही है। बाकी अथर्व के लाख पूछने पर भी उसने एक बार भी नहीं बताया कि वह क्यों जा रही है, जबकि हमेशा तो वह शाम को मान के साथ जाती थी। लेकिन इधर बेदाक्षी अपना ऑफिस बंक करके मान के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वह सीधा अंदर गई और रिसेप्शन पर जाकर बोली, खड़ूस मान कहाँ है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की हैरान रह गई। उसने बेदाक्षी को देखकर कहा, एक्सक्यूज मी मैम, आप किसके बारे में पूछ रही हैं? बेदू को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा। उसने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ओ सॉरी, मेरा मतलब मानवीर राजावत। कहाँ है वह? रिसेप्शनिस्ट हैरान थी। उसने बेदाक्षी को देखा और फिर बोली, मैम आपके पास अपॉइंटमेंट है। बेदू ने अपने होठों को रोल किया और मुंह बनाकर बोली, मुझे भी अपॉइंटमेंट लाना था क्या? मुझे क्या पता। रिसेप्शनिस्ट को वह लड़की सच में क्यूट भी लगी और उसे ऐसा भी लगा कि यह दिमाग से थोड़ी पैदल है। भला ऐसी हरकतें कौन करता था? लेकिन बेदाक्षी तो बेदाक्षी थी। उसने अगले ही पल अपना फोन निकाला और बोली, एक मिनट रुको। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने उसके वॉलपेपर पर उसकी और मान की फोटो देखी तो हैरान रह गई। लेकिन तब तक बेदाक्षी फोन कॉल लगा चुकी थी। उसने निर्णय को कॉल किया था। निर्णय का फोन बजा तो उसने कॉल पिक करते हुए कहा, बोल बेटा क्या हुआ? आज अपने जीजा की याद कैसे आई तुझे? बेदू ने मुंह बनाकर कहा, जीजू मैं रिसेप्शन पर खड़ी हूँ, खड़ूस मान के पास जाना है, मेरे पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, पहले तो मेरे भाई का नाम तमीज से लिया कर, और दूसरी बात, तू बोलती है तो ठीक है, लेकिन कभी भी कहीं भी तेरे मुंह से सिर्फ खड़ूस मान निकलता है। आसपास देखकर बोला कर, उसने आराम से उसे समझाया। बेदू ने तुरंत कहा, मैं क्या करूं, जुबान पर यही नाम आता है, आदत हो गई अब तो। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा रुको मैं आ रहा हूँ। यह कहकर उसने फोन कट किया और बाहर आया। वह रिसेप्शन पर आया तो रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से कहा, सर आप यहाँ? मुझसे कह देते। निर्णय ने रिसेप्शनिस्ट को देखा और बोला, इट्स ओके मिस लिली, वैसे भी मेरी साली यहाँ है तो मुझे तो आना ही था। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कंफ्यूज होकर उसे देखा तो निर्णय बोला, इनसे मिलो, यह है मेरे बड़े भाई, यानी कि मान की वाइफ और मेरी साली, यानी कि मेरी वाइफ की छोटी बहन। लिली थोड़ी सी हैरान थी। क्या मतलब कि उसने इस कंपनी की लेडी बॉस से अपॉइंटमेंट मांग लिया था? लेकिन बेदाक्षी काफी क्यूट सी थी और उसने लिली की बात का बुरा भी नहीं माना था। बेदाक्षी ने मुस्कुराकर उससे हाय कहा और फिर बोली, नेक्स्ट टाइम मैं अपॉइंटमेंट लेकर आऊंगी, इस तरह से जीजू की जैक नहीं लगवाऊंगी। उसकी बात सुनकर निर्णय ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अभी तो तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में होना चाहिए था। बेदू ने मासूमियत से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, भूख लगी थी जीजू, और चाचू मुझे कब से फाइलों में उलझाए हुए थे, मुझे नहीं करना था काम, इसलिए मैं यहाँ भाग आई। निर्णय ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, जा मान के केबिन में जा, तू मेरा दिमाग मत खा, वैसे भी मेरी अभी एक मीटिंग है। बेदू ने उसे देखा और बोली, खड़ूस मान फ्री है ना? मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ चली आई है और बोल रही है डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, चुपचाप से केबिन में जा, मुझे भी अपनी मीटिंग के लिए जाना है। बेदाक्षी ने दांत दिखाकर तुरंत मान के केबिन की तरफ चली गई। उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोला और अंदर आ गई।
मान को जब एहसास हुआ कि कोई आया है तो उसने सिर उठाकर देखा। सामने बेदाक्षी को देखकर वह हैरान था। उसने बेदू को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह तो तुम्हारा ऑफिस टाइम है ना? बेदू सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ गई। मान हैरान था, आखिर इस लड़की को हुआ क्या था। बेदू ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। माँ ने हैरानी से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? बेदू ने उसकी बात को इग्नोर किया और बोली, खाना मंगवाओ खड़ूसमान, भूख लगी है जोरों की। सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए मैंने अपना ऑफिस बंक मारा है। पता भी है तुम्हें कितना इम्पोर्टेंट कैसे रीड कर रही थी मैं? चाचू को चकमा देकर भाग कर आई हूँ। माँ ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम भाग कर आ रही हो? बेदू ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर उसे देखा और फिर बोली, बताकर आई हूँ उनको, चाहे तो फोन करके पूछ लो। माँ ने एक राहत की सांस ली। वेदाक्षी ने उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है? तुम्हारा रिएक्शन मुझे नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ चाहिए क्या? बेदू ने उसे देखा और फिर बोली, अभी तो भूख लगी है, खाना चाहिए। माँ ने तुरंत अपना इंटरकॉम उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल करके खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में उन दोनों का खाना आ चुका था। वेदाक्षी ने जैसे ही खाना देखा तुरंत उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। मान भी उसके पीछे पीछे चला आया। वेदाक्षी ने खाना सर्व किया और दोनों आराम से अपना खाना एंजॉय करने लगे। मान के लिए यह मोमेंट स्पेशल था क्योंकि इसमें वेदाक्षी उसके साथ थी। खा पीकर बेदू ने सोफे पर पसरते हुए कहा, मजा आ गया। कसम से अगर चाचू के साथ रहती ना तो मैं इतना अच्छा खाना मिस कर देती। और जहाँ खाना होता है बेदू वहीं होती है। उसकी बात सुनकर मान को हंसी आ गई। उसने वेदाक्षी को देखते हुए कहा, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? या तो तुम्हें ऑफिस होना चाहिए था, और अगर तुम ऑफिस से आई थी तो तुम्हें घर जाना चाहिए था। यहाँ क्यों आई? वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें तो सरप्राइज का मतलब भी नहीं पता होता। तुम बहुत दुष्ट हो खड़ूस मान। मेरे एफर्ट्स तुम्हें दिखते ही नहीं है। मान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, तुम्हारे एफर्ट्स भी दिखते हैं और तुम भी, समझी? वेदाक्षी उसे देखने लगी कि मान बोला, अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ रुकने वाली हो या फिर घर जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, बेदू ने तुरंत जवाब दिया। मान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, फिर तुम यही बैठकर अपने केस की फाइल स्टडी करो, मैं अपना काम करता हूँ। यह कहते हुए वह वापस अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गया। वेदाक्षी ने सोफा पर चौकड़ी मारकर बैठते हुए मन ही मन कहा, यहाँ भी काम? उसने एक नज़र मान को देखा जो अपनी चेयर पर जाकर बैठ चुका था और वापस अपने काम में बिजी हो चुका था। उसे पता था मान को काम के बीच में वह डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, और वैसे भी उसके पास मान को डिस्टर्ब करने के लिए घर में ढेर सारा टाइम होता था। इसलिए वह भी अपनी फाइल निकालकर उस केस स्टडी करने लगी जो वह वहां पर कर रही थी। वह साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखती जा रही थी। मान ने एक नज़र उसे देखा और उसे अपने काम में लगे देख वह मुस्कुरा दिया और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। अभी लगभग आधा घंटा ही हुआ था कि मान की नज़र एक बार फिर वेदाक्षी की तरफ गई और वह देखकर हैरान हो गया कि वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। उसने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, क्या होगा इसका? वह उठा और वेदाक्षी की तरफ बढ़ गया। उसने वेदाक्षी के पास आकर उसे ठीक से सोफे पर लिटाया और उसकी गर्दन के नीचे कुशन अरेंज कर दिया। उसने पास में ही पड़ी ब्लैंकेट को बेदू के ऊपर डाल दिया और प्यार से उसके चेहरे को सहलाकर मन ही मन बोला, कभी कभी मुझे सच में यकीन नहीं होता कि तुम 24 साल की हो। मुझे यही लगता है कि तुम अभी भी बच्ची हो। उसने झुककर उसका माथा चूमा और वापस अपने डेस्क पर जाकर अपने काम में लग गया। इधर रुद्रिका अपने ऑफिस में थी। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पे किया तो उधर से निर्णय ने कहा, मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अभी लंच टाइम हो रहा है, तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि चल रही हो? साथ लंच करने के बाद तुम वापस आ सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। रुद्रिका ने अपना शेड्यूल देखा और बोली, मेरी मीटिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करो। कि तभी निर्णय बोला, तुम वेट करो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे ऑफिस के नीचे पहुँच रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। रुद्रिका ने जल्दी से अपना हैंडबैग उठाया और फोन लेकर केबिन से निकल गई। वह नीचे आई तब तक निर्णय पहुंच चुका था। वह अपनी कार से टेक लगाकर रुद्रिका का वेट कर रहा था। रुद्रिका ने उसे देखा तो मुस्कुराकर उसके पास गई और निर्णय ने सीधा उसे अपने सीने से लगा लिया। एक पल को रुद्रिका हैरान होकर बोली, ये क्या था? निर्णय ने मुस्कुराकर कहा,
कुछ नहीं, हमारी डेटिंग वाले दिन याद आ गए। उसकी बात सुनकर रुद्रिका हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, चलो भूख लगी है यार। निर्णय ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और रुद्रिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई। निर्णय आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर उसने अपनी कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद निर्णय ने कार रोकी और दोनों कार से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट में चले आए। रुद्रिका ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी मीटिंग यहीं होने वाली है? निर्णय ने हामी भरी और बोला, हाँ, क्लाइंट को मैंने यहीं बुला लिया है। वैसे भी प्राइवेट रूम बुक कर रहा हूँ, तो तुम्हारे जाने के बाद मैं आराम से मीटिंग कर सकता हूँ। और तुम अगर वहाँ रहीं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रिका ने उसे एक लुक दिया और बोली, भूलो मत, तुम्हारी सबसे बड़ी राइवल हूँ मैं। निर्णय ने उसके कुछ करीब होते हुए कहा, मेरी राइवल हो मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी सबसे बड़ी राइवल अपने उसूलों की कितनी बड़ी पक्की है। इसलिए इस बात की मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब चलो। दोनों अपने पहले से बुक किए हुए रूम में आए और निर्णय सब कुछ रुद्रिका की पसंद का ऑर्डर किया। रुद्रिका ने उसे देखकर कहा, वैसे अचानक से तुम्हें लंच की क्या सूझी? कुछ नहीं, कल हमने फाइट की थी, तो सोचा क्यों ना कंपनसेशन के तौर पर एक लंच तो बनता ही है। निर्णय ने कुछ प्यार से कहा। रुद्रिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुमने फाइट नहीं की थी, वह तो तुम्हें भी पता है कि यह बिजनेस के मामले में हम दोनों कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। निर्णय मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में ही उन दोनों का ऑर्डर आ चुका था। दोनों ने आराम से खाना खाया और तब तक निर्णय के क्लाइंट भी आ चुके थे। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, मैं चलती हूँ, तुम अपनी मीटिंग कंटिन्यू करो। अभी निर्णय उसे कोई जवाब देता उससे पहले ही रूम का दरवाजा खुला और एक लगभग 28-29 साल की लड़की कमरे में एंटर हुई। उस लड़की को देखते ही रुद्रिका के हाव भाव बदल गए। निर्णय ने रुद्रिका के चेहरे को देखा और फिर उस लड़की को। उस लड़की ने निर्णय के पास आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर राजावत। निर्णय ने भी उससे हाथ मिलाया और बोला, हाय मिस कौशिक। तभी उस लड़की ने रुद्रा को देखा और फिर तंज कसते हुए बोली, क्या बात है, तो राइवल्स एक साथ? यह तो आठवां अजूबा हो गया। उस लड़की के तंज को निर्णय और रुद्रिका दोनों ही अच्छे से समझ रहे थे। रुद्रिका ने उस लड़की को देखते हुए कहा, वह क्या है ना मिस क्यारा, हमारा उसूल है कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं, और हम साथ हैं या अलग अलग हैं, इससे आपको कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। निर्णय को सच में अब यह मिस कौशिक कुछ अजीब लगने लगी थी। हालांकि उनकी कंपनी एक डील के लिए मिली थी, लेकिन उसकी मुलाकात सिर्फ उसकी सेक्रेटरी से हुई थी। वह क्यारा से पहली बार मिल रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कैसी लड़की है, लेकिन पहली मुलाकात में निर्णय पर उसका इम्प्रेशन बिल्कुल उल्टा पड़ा था, और उस पर उसका रुद्रिका को इस तरह देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अचानक ही निर्णय ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुद्रिका की कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, हम साथ में घर चलेंगे, तुम थोड़ी देर मेरा वेट कर सकती हो ना? रुद्रा उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन कुछ सोचकर उसने हामी भर दी और बोली, ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ। जाहिर था निर्णय का इंटेंशन उस लड़की को यह जताना था कि उन दोनों का रिलेशन प्रोफेशनल से बढ़कर भी कुछ है, और पर्सनल लाइफ में उनका रिलेशन क्या था, यह शायद उस लड़की की समझ से परे होने वाला था। निर्णय ने क्यारा को देखा और बोला, तो मीटिंग शुरू करें मिस कौशिक? क्यारा ने तुरंत कहा, पर मिस्टर राजावत, यह कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, यहाँ कोई और कैसे मौजूद हो सकता है, और स्पेशली जब वह राइवल कंपनी का हो। निर्णय ने क्यारा को देखते हुए कहा, आपको मीटिंग करनी है तो आप कर सकती हैं, वरना आप वापस लौट सकती हैं, मेरे पास और भी बहुत काम है। और दूसरी बात, हर किसी के मन में चोर नहीं होता, और ये मीटिंग कितनी ही कॉन्फिडेंशियल क्यों ना हो, मेरी पत्नी से मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। क्यारा कुछ घूर कर रुद्रिका को देखने लगी थी कि तभी निर्णय ने कुछ सख्त आवाज में कहा, नजरें नीचे। उसकी तरफ आंख उठाने वालों की आंख नोचना मैं अच्छे से जानता हूँ। बेहतर होगा कि आप अपनी लिमिट में रहें। और दूसरी बात, मुझे अब आपसे कोई मीटिंग नहीं करनी है। हमारी जिस डील पर बात चल रही थी, वह डील मैं कैंसिल कर रहा हूँ। क्यारा उसकी सख्त आवाज से कुछ घबरा गई, लेकिन उसकी दूसरी बात ने उसे जोरों का झटका दे दिया था। उसने हैरानी से कहा, पर मिस्टर राजावत, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है, बस आज फाइनल डिस्कशन होकर एक साइन ही तो करना था। निर्णय ने जवाब देते हुए कहा, और वह फाइनल डिस्कशन नहीं हो रहा है, मैं कोई साइन नहीं करने वाला, और मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ अब कोई डील नहीं करेगी।
ना अब और ना ही कभी फ्यूचर में। यह कहकर निर्णय ने रुद्रिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। क्यारा पैर पटक कर रह गई। उसने मन ही मन कहा, रुद्रिका तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मन ही मन उसने रुद्रिका से बैर बांध लिया था। रात के 11 बज गए थे और मॉल के बाहर कार के पास खड़ा गौरव खुद को कोसे जा रहा था, हर उस शब्द के लिए जो उसने कहा था। उसका चेहरा बोरियत और उदासी से भरा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ देर और वो यहाँ रहा तो पक्का रो देगा। आज का पूरा दिन उसका सिर्फ इस मॉल से उस मॉल में नित्या को ले जाने और उसके साथ शॉपिंग करने में बीत गया था। उसे पहले लगा था कि वह खुद के लिए कुछ एक आध कपड़े लेगी, पर उसने उसे हजारों कपड़े ट्राई कर करके पूछा कि यह कैसी है या वो कैसी है, पर जिसमें भी वह कहता कि हाँ वह उस पर अच्छी लग रही है, नित्या तुरंत उसे वही रख देती। उसने कुछ चिढ़कर कहा कि अगर तुम्हें मेरी पसंद के कपड़े रिजेक्ट ही करने हैं तो पूछ क्यों रही हो। उसके जवाब में बस उसे आंखों की भयानक घूर मिली और उसने अपने मुंह पर ताला लगाना ही बेहतर समझा। और कपड़े लेने का सिलसिला अब तक उसी तरह चल रहा था। वह सामने देख रहा था जहाँ नित्या ऑनर से दुकान कुछ और देर खोलने के लिए बहस कर रही थी और दुकानदार उसे हर हाल में भगाने का अथक प्रयास कर रहा था। उसने एक गहरी सांस लिया और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उसे पकड़कर पीछे करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम। उन्हें भी घर जाना होता है। हम लोग कल फिर आ जाएंगे। अब चलो यहाँ से। अरे पर मुझे, वह कह ही रही थी कि तभी दुकानदार ने कहा, कैसी पागल लड़की है भाई, ले जाओ इसे, पूरा दिमाग खराब। वह कह ही रहा था कि गौरव ने एकदम से उसकी कॉलर पकड़ ली और कुछ गुस्से से कहा, एक भी गलत वर्ड नहीं, वरना यही जुबान खींच लूंगा तेरी। दुकानदार सकपका गया और गौरव ने उसे झटक कर छोड़ दिया और फिर नित्या की कलाई पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाने लगा। वह भी बिना किसी प्रोटेस्ट के जा रही थी। वह भी एक सेकंड पहले के गौरव के बिहेवियर से हैरान थी। कार में काफी देर तक चुप्पी छाई रही और फिर गौरव ने कहा, तुम्हें भूख लगी है। नित्या ने उसकी तरफ देखा और उसने फिर एकदम से कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमने भी अब तक कुछ नहीं खाया ना। मैंने इसलिए ही पूछा, गौरव ने सड़क को देखते हुए कहा। तो नित्या ने कहा, इट्स ओके, मुझे भी जब भूख लगी होती है ना तो मैं चिढ़ जाती हूँ, गुस्सा भी आता है। वो भूख की वजह से गुस्सा नहीं था। गौरव ने अपना चेहरा न्यूट्रल रखते हुए कहा। तो नित्या ने फिर कहा, तो फिर। वो बस पता नहीं, वो तुम्हें कुछ भी कह रहा था इसलिए शायद। गौरव ने खुद को सामान्य रखते हुए कहा, ऐसे ही थोड़ी कुछ होता है, कोई वजह होती है हर चीज की। नित्या ने भी फिलो फिलो में कह दिया। उसने सोचा नहीं था कि गौरव उसकी इस बात को कैसे लेगा। गौरव हल्का सा ठिठक गया और फिर उसने कहा, कुछ चीजें बेवजह होती हैं और आजकल मेरे साथ हर चीज बेवजह हो रही है और मुझे भी कुछ पता नहीं है क्यों। हर क्यों का जवाब नहीं होता, गौरव ने हल्की गंभीरता से कहा। पर नित्या ने उसकी बातों को इतना ध्यान से नहीं लिया था। उसने कहा, हाँ, इतना ज्ञान तो मेरे सर के ऊपर से चला गया और मुझे भूख भी लगी है। मैं किसी रेस्टोरेंट पर रोकता हूँ, गौरव ने कहा। तो नित्या ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना। तो फिर, गौरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। तो नित्या ने कहा, तुम्हारे हाथ का खाना खाना है मुझे। क्या, गौरव ने एकदम से कहा। तो नित्या ने आंखें मीच कर कहा, चीख क्यों रहे हो, खाना खाने को कहा है, तुम्हें जहर खाने को नहीं कहा। वो ज्यादा बेटर होता, गौरव ने जवाब में कहा। तो नित्या ने उसे घूरते हुए कहा, सॉरी, अर्न करनी है या नहीं। गौरव ने उसे घूर कर देखा और फिर दांत पीस कर अपनी घर की तरफ कार मोड़ दी। कुछ देर बाद वह किचन में उलझा पड़ा था और नित्या आराम से हॉल में सोफे पर बैठी कार्टून देख रही थी और उसके हाथ में एक चॉकलेट का रैपर था। उसने चॉकलेट खाने से ज्यादा अपने होठों के आसपास पोत लिया था। भाई गौरव थोड़ा सा चिढ़कर किचन में काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह एक बाउल लेकर आया और उसने प्लेट लगाई और बोला, आ सकती हो अब तुम खाने को, या गोद में उठाकर लाना होगा। गौरव ने दूसरा बाउल भी लाते हुए कहा। तो नित्या ने उसे आंखें छोटी करके उसे देखा और फिर उसके होंठ टेढ़े करके एक मुस्कान के साथ कहा, तो मुझे गोद में उठाना चाहते हो क्या। बिल्कुल भी नहीं, बच्ची नहीं हो तुम, और ना ही पैरों में मेहंदी लगी है तुम्हारे। चुपचाप इधर आकर खाओ, गौरव ने सख्ती से कहा। तो नित्या ने मुंह बना लिया और बोली, ठीक है, आ रही हूँ। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी गोद में घूमने का। तुम कोई सलमान खान थोड़ी हो। हूँ, आए बड़े। नित्या बड़बड़ाती हुई टेबल तक आई और खाने की सुगंध लेती हुई बोली, वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है, खाने में भी टेस्टी ही होगा।
गौरव ने उसे आंखें छोटी करके देखा, पर असल में वह उसकी बच्ची जैसी मासूम हरकतों को देखकर अपने चेहरे पर आ रही स्माइल को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नित्या ने कहा, वैसे तुम्हें पता है, तुम जब बातें मानते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। गौरव का चेहरा लाल पड़ गया और उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पता नहीं क्यों नित्या के शब्दों ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी थी। फिर उसने हल्के से गला साफ करते हुए कहा, हाँ अब खाना खाओ, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। नित्या ने उससे मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाने की फरमाइश की थी और उसने बनाया भी बहुत अच्छा था। नित्या ने कहा, सर्व तो करो। गौरव ने उसे घूरा और फिर जबरदस्ती की स्माइल के साथ उसे परोसते हुए कहा, आप कोई हुक्म महारानी सा, कहो तो खिला भी दूं। हाँ, अच्छा आइडिया है, इतने प्यार से बनाया है तो अपने हाथों से खिला भी दो। नित्या ने अपने चेहरे को हाथ पर टिकाते हुए उसे मासूमियत से कहा। तो गौरव चिढ़ गया और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, चुपचाप अपने हाथों से खाओ। ठीक है, मत खिलाओ। ये वन वूमेन मैन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? जैसे व्रत लिया हो अपने हाथों से सिर्फ अपनी बंदी को ही खिलाओगे। नित्या ने यूं ही कह दिया। गौरव ने उसे देखा और फिर कहा, तुमसे मतलब? बिल्कुल भी नहीं, मेरी भला से। यह कहकर वह खाने लगी और पहला निवाला खाते ही उसने आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से की आवाज आई। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? यह तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आई लव इट। नित्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और गौरव की सांसें एकदम से अटक गई थी। उसे कुछ तो हो रहा था जो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था, पर नित्या की खुशी उसे जैसे बहुत ज्यादा अनमोल लग रही थी। उसके होंठों पर भी बरबस ही मुस्कान आ गई और उसने अपने कंधे उठाकर कहा, मुझे आता है बस। थैंक गॉड कि तुम्हारा सिर्फ अपनी बंदी के लिए कुक करने का कोई रूल नहीं है, वरना मैं आज ये मिस कर देती। सना इज रियली लकी। नित्या ने शुरुआती बात तो यूं ही कह दी थी, बट लास्ट के सब बोलते हुए उसकी आवाज में एक हल्की सी कसक थी। गौरव शायद उसे पहचान नहीं पाया और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। और सना बीच में कहाँ से आ गई? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। लो तुम भी खाओ, कहते हुए नित्या ने बात बदलने की कोशिश की। गौरव पहले तो मना करने वाला था, पर उसने नित्या के हाथ से पता नहीं क्यों उसे अंदर से जैसे किसी ने कहा, खा लेना चाहिए, और उसने आगे बढ़कर निवाला मुंह में ले लिया। नित्या ने उसे देखते हुए कहा, बढ़िया है ना? गौरव ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया और उसने सर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। वो सच में कहने वाला था कि उसने बनाया वो इतना अच्छा नहीं था। नित्या की वजह से वह और ज्यादा अच्छा लग रहा था उसे। गौरव तू पागल हो गया है, उसने खुद को डपटा कि तभी नित्या का फोन बजा और गौरव ने उसकी तरफ देखा और फिर घड़ी को। ये अचानक से एक अजीब सी पजेसिवनेस ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत कहा, इतनी रात गई किसका फोन है? इससे पहले कि वह कुछ और सोचता, उसके मुंह से एकदम से वो सवाल फिसल गया। नित्या ने उसे एक आईब्रो उचकाकर देखा और फिर इग्नोर करते हुए कहा, आदित्य का। 1 सेकेंड। नित्या ने तो बस नॉर्मली जवाब दे दिया था, पर अब गौरव की बेचैनी बढ़ गई थी। अजीब हाल था उसका। वह उसकी नहीं थी और ना ही वह ऐसा कुछ चाहता था, फिर भी उसके लिए बेचैन था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।